तो हम सॉल्व कर रहे हैं HCV चैप्टर 5 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। एक्सरसाइजेस का यह है क्वेश्चन नंबर 14। अ पेंडुलम बॉब ऑफ मास 50 ग्राम इज सस्पेंडेड from the ceiling of an elevator. Find the tension in the string if the elevator part A goes up with acceleration 1.2 meter per second square. तो ये सभी स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, तो एग्जाम में आपको उन रिजल्ट से ही आंसर फाइंड आउट करना है जल्दी। पर अभी हम ज़रा डिटेल में इसको सॉल्व करेंगे। क्या है सिचुएशन? एक एलिवेटर है जिसकी सीलिंग से एक पेंडुलम बॉब टांग दिया है। बॉब का मास है 50 ग्राम और हमको चाहिए टेंशन इन द स्ट्रिंग सभी केसेस में। पहला केस क्या है? हमको फाइंड करना है टेंशन इन द स्ट्रिंग जब वो एलिवेटर गोज अप, मतलब ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, उस समय टेंशन इन द स्ट्रिंग फाइंड आउट करना है। तो यहाँ मैंने दो ऑब्जर्वर्स दिखाए हुए हैं। हमको स्टडी किसकी करनी है? इस बॉब की, क्योंकि हमको टेंशन इन द स्ट्रिंग चाहिए। तो एक है ऑब्जर्वर ए जो लिफ्ट के ही अंदर है, मतलब एलिवेटर फ्रेम इसको बोल सकते हैं, और दूसरा है ग्राउंड पर बैठा हुआ ऑब्जर्वर बी। तो अभी हम दोनों से इसको सॉल्व करेंगे, पर कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एलिवेटर फ्रेम से ही करो या ग्राउंड फ्रेम से ही करो। इस तरह के क्वेश्चंस को आप किसी भी फ्रेम से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको ज़रा डिटेल में समझते हैं। क्या है सिचुएशन? यह है वो बॉब, इसका मास मैं मान लेता हूँ m है। तो इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस आ रहे होंगे? एक तो होगा mg डाउनवर्ड्स और दूसरा होगा टेंशन इन द रोप। और केस ए में ये एलिवेटर 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है। अब मान लो इस बॉब की स्टडी ये आदमी करता है जो एलिवेटर के ही अंदर है, मतलब फ्रॉम एलिवेटर फ्रेम, एलिवेटर फ्रेम से इस बॉब की स्टडी कर रहे हैं। अभी आप पूरा ध्यान से सुनना और बाद में वो जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं उन्हीं से सॉल्व कर डालना जल्दी से। एलिवेटर फ्रेम से मान लो इसकी स्टडी हो रही है, तो आपको पता होगा कि यदि ये एलिवेटर एक्सेलरेशन ए से ऊपर जा रहा है, मतलब ये फ्रेम एक्सेलरेटेड फ्रेम है। एलिवेटर फ्रेम एक्सेलरेटेड फ्रेम है, और एक्सेलरेटेड फ्रेम में हम न्यूटन के लॉज नहीं लगा सकते। यदि आप चाहते हैं कि एक्सेलरेटेड फ्रेम से न्यूटन का लॉ लगाएं, सेकंड लॉ, तो आपको रियल फोर्सेस के साथ साथ एक सूडो फोर्स भी अकाउंट में लेना पड़ता है। बस इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब आप न्यूटन का सेकंड लॉ एलिवेटर फ्रेम से अप्लाई कर रहे हैं। फ्रॉम एलिवेटर फ्रेम मतलब ये आदमी इसकी स्टडी कर रहा है बॉब की। इससे पूछे यदि इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस हैं, तो रियल फोर्सेस तो वो दिखाई देगा। एक कौन सा फोर्स? mg, इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड्स। दूसरा होगा टेंशन इन द रोप अपवर्ड्स। ये तो रियल फोर्सेस हैं। इनके अलावा आप लेना पड़ेगा उसे सूडो फोर्स। अब सूडो फोर्स होता कितना है मैग्नीट्यूड में? मास ऑफ द बॉडी अंडर स्टडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, मतलब m इंटू ए। मास ऑफ द बॉडी अंडर स्टडी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑपोजिट टू एक्सेलरेशन। वो इस डायग्राम में शो करना पड़ेगा। ये FBD बनाया हमने इस बॉब का। mg और t ये रियल फोर्सेस हो गए, और एक फोर्स लेना पड़ेगा ma। कहाँ पर? एक्सेलरेशन से ऑपोजिट, ma। और अब इससे पूछें कि ये बॉब तुमको कैसा दिख रहा है? ये बोलेगा ये बॉब रेस्ट में है, क्योंकि एक्सेलरेटर, ये एलिवेटर के साथ साथ ये आदमी भी, ये बॉब भी, दोनों ऊपर जा रहे हैं। इसके रिलेटिव ये हमेशा रेस्ट में ही दिखाई देगा। इसका ओपिनियन है। तो जब एलिवेटर फ्रेम से हम काम कर रहे थे तो हमने दिखाए रियल फोर्सेस, और ये रेड से दिखाया हुआ सूडो फोर्स। और क्योंकि ये बॉब इसे रेस्ट में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये फोर्सेस बैलेंस हो गए, यानी T बराबर होगा mg प्लस ma। यानी इसको क्या रिजल्ट मिला? T इज इक्वल टू mg प्लस a, g प्लस a। अब वैल्यूज डाल के इसको सॉल्व कर देना है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा ये। तो ये हो गया टेंशन mg प्लस a। इस फॉर्मूले को याद रख लेना। अब यदि मान लो ये स्टडी करता है b, मतलब अब कहाँ से स्टडी हो रही है इस बॉब की? फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम। फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम मैंने पहले ही आपसे कहा कि जरूरी नहीं है कि आप एलिवेटर फ्रेम से ही सूडो फोर्स लेकर काम करें, जरूरी नहीं है।
ग्राउंड फ्रेम से भी सेकेंड लॉ हम लगा सकते हैं। अब इसको बोला इसकी स्टडी करने के लिए, तो ये क्या बोलेगा, एक तो फोर्स नीचे mg इस बॉब पर, दूसरा फोर्स होगा टेंशन T ऊपर, और ये बॉब एक्सेलरेट हो रहा है, इसको एक्सेलरेट होता हुआ दिखाई देगा। पर्सन ए तो बोलेगा रेस्ट में है, पर्सन बी बोलेगा कि एक्सेलरेट हो रहा है। किस एक्सेलरेशन से? ए से। कहाँ? अपवर्ड्स। तो ये सेकेंड लॉ लगाएगा, नेट फोर्स कितना? नेट फोर्स ऊपर ही होगा क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर है, यानी T माइनस एम जी। T माइनस एम जी ये हुआ नेट फोर्स, और नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू उस बॉब का एक्सेलरेशन। मतलब T कितना हुआ, इसको उधर ले जाएं तो ये भी रिजल्ट वही आया। इससे ही हमको पता लगता है कि जरूरी नहीं है ग्राउंड फ्रेम और जरूरी नहीं है एलिवेटर फ्रेम। आपको जो सूटेबल लगता है उससे आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। और अब आपको क्या रट लेना है हमेशा के लिए, कि जब कभी ये एलिवेटर ऊपर जा रहा हो तब टेंशन इस रोप में या स्ट्रिंग में टेंशन, या फिर कभी कभी यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन पूछा जाता है, उसका अपेरेंट वेट वो कितना होगा, T इज इक्वल टू m इंटू जी प्लस ए। मतलब एक फॉर्मूला तो यही याद रख लेना है आपको, T इज इक्वल टू m जी प्लस ए। अब आंसर आप निकाल सकते हैं, आंसर कोई बड़ी बात नहीं है। इसको क्या डाल देंगे, 50 ग्राम, 50 ग्राम मतलब ये हो गया किलोग्राम। अब यहाँ जी की वैल्यू 10 लेंगे या 9.8, तो 1.2 है, तो समझ में आ रहा होगा कि 9.8 ही लेना चाहिए, ताकि इसमें 1.2 ऐड होकर ये 11 हो जाए, और ये हो जाए 550। 550 इंटू 10⁻³ आंसर आएगा न्यूटन में, और फिर 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 0.55 न्यूटन। मतलब केस ए में हमको ये सब नहीं करना है, तो हम समझ रहे थे, सीधे ये फॉर्मूला निकाल कर केस ए का आंसर लिख देना है, कितना, 0.55 न्यूटन। ये कहानी खत्म हो गई, 0.55 न्यूटन। अब पार्ट बी में क्या बोल रहे हैं, पार्ट बी में हमसे कह रहे हैं गोज अप विद डिक्लेरेशन, डी एक्सेलरेशन। ठीक है, डी एक्सेलरेशन कहां पर, गोज अप विद डी एक्सेलरेशन। ऊपर डी एक्सेलरेट होना ये इक्विवेलेंट है नीचे एक्सेलरेट होने की, इस बात पर ध्यान देंगे। ऊपर डी एक्सेलरेट होना मतलब स्लो डाउन होना, ये इक्विवेलेंट है नीचे स्पीड अप होने के। तो केस बी जब आप सॉल्व कर रहे हैं, आप किसी एक से कर सकते हैं, आप जिससे चाहें उससे करें। मान लो एलिवेटर फ्रेम से ही कर रहे हैं, बस एलिवेटर फ्रेम से जब इक्वेशन बनाए तो सूडो फोर्स ना भूलें। एलिवेटर फ्रेम से मान लो काम कर रहे हैं, तो ये हो गया mg, ये हो गया t, और जैसा इसमें बोला है केस बी में गोज अप विद द एक्सेलरेशन, तो आप इधर ले लेना एक्सेलरेशन, कहाँ, नीचे। और इक्वेशन बनाना, क्योंकि एलिवेटर फ्रेम से काम कर रहे हैं तो अभी एक सूडो फोर्स भी चाहिए इसमें, वो कहाँ होगा, मास ऑफ द बॉडी अंडर स्टडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, और एक्सेलरेशन का ऑपोजिट, मतलब इधर लेना पड़ेगा ये ma। और अब क्योंकि ये रेस्ट में है तो T प्लस ma इज इक्वल टू mg, तो T इज इक्वल टू कितना हो गया, m इंटू जी माइनस ए। मतलब जब एलिवेटर नीचे एक्सेलरेट हो रहा होगा तब टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, टेंशन का फॉर्मूला होता है m g माइनस ए। तो एग्जाम में ये सब नहीं सोचना है, सीधे ये लगाना है, गोइंग अप विद एक्सेलरेशन टेंशन इज m g प्लस ए, गोइंग डाउन विद एक्सेलरेशन a m इंटू जी माइनस ए, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं गोज अप विद दी एक्सेलरेशन। तो ये पार्ट बी का आंसर हो जाएगा। बस वैल्यूज डालना है आपको, इसको सॉल्व करना है। मास कितना है, मास दिया है 50 ग्राम, तो उसको किलोग्राम में बदल लिया, और जी 9.8 माइनस 1.2 यानी 8.6 होगा, और इसको सॉल्व कर देना आप। इस सॉल्व करने पर आंसर आने वाला है आपका 0.43 न्यूटन, 0.43 न्यूटन। और फिर मैं बोल रहा हूँ, बार बार आपसे कह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है एलिवेटर फ्रेम, आप चाहें तो इसी सवाल को ग्राउंड फ्रेम से भी कर सकते हैं, और चाहें तो सीधे फॉर्मूला लगाकर आंसर बता सकते हैं। तो ये पार्ट बी हुआ, और पार्ट बी का आंसर है 0.43 न्यूटन, 0.43 न्यूटन।
अब पार्ट सी करेंगे। पार्ट सी में क्या बोला हुआ है? पार्ट सी में कह रहे हैं गोज अप विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसको तो करने की जरूरत नहीं है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब ये इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा, चाहे आप यहां से करें ग्राउंड से या एलिवेटर फ्रेम से सेकंड लॉ लगाएं। ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से यदि जा रहा है मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, और एक्सेलरेशन यदि जीरो है तो इनर्शियल फ्रेम है, और इनर्शियल फ्रेम से यदि ऐसे देख रहा है रेस्ट में तो ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के बराबर होगा, मतलब T इज इक्वल टू mg। बस ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन जीरो हो तो T इज इक्वल टू mg, ऊपर एक्सेलरेशन हो तो mg प्लस है, नीचे एक्सेलरेट हो रहा हो तो mg माइनस है। हाल फिलहाल इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो 50 इंटू 10 टू दी पावर -3 इंटू 9.8 करेंगे तो ये 0.49 आ जाने वाला है, 0.49 न्यूटन। ये हुआ पार्ट सी का आंसर। फिर डी में क्या बोल रहा है? गोज डाउन विद एक्सेलरेशन, नीचे जा रहा है एक्सेलरेशन कितना? 1.2 से। तो ये तो यही वाला केस हुआ, किया था अभी हमने। गोज अप विद डी एक्सेलरेशन इज इक्विवेलेंट टू गोज डाउन विद एक्सेलरेशन 1.2, मतलब फिर से यही फॉर्मूला लगेगा। और ये फॉर्मूला लगाकर आंसर क्या मिला था हमको? बी में 0.43, यानी इसका भी आंसर 0.43 ही होगा। पर आप तो सॉल्व करना क्योंकि ये इनमें से कोई एक आ सकता है आपको एग्जाम में। फिर ई क्या बोल रहा है? गोज डाउन विद डी एक्सेलरेशन। अब नीचे डी एक्सेलरेट होना ये इक्विवेलेंट है ऊपर एक्सेलरेट होने के, और ऊपर वाला ये है T इज इक्वल टू mg प्लस ए वाला, और वो कितना है? 0.455, यानी इसका पार्ट ई का आंसर क्या हो जाएगा? 0.55 न्यूटन। पर मेरी रिक्वेस्ट आपको ये है कि आप अलग अलग सबको करके देखना। ये फॉर्मूले तो फाइनल एग्जाम के लिए इनको लगाना है हमको। फिर F गोज डाउन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो फिर से यही लगेगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए T इज इक्वल टू mg। आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 0.49, यानी F का आंसर 0.49 है। तो इस सवाल को समझकर हमको ये दिमाग में रखना है कि ग्राउंड फ्रेम से ही सवाल को सॉल्व करना ज़रूरी नहीं है, और ना ही ज़रूरी है एलिवेटर फ्रेम से सॉल्व करना। बस ये ध्यान रखना है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम यदि है तो फिर हमको सूडो फोर्स को अकाउंट में लेना पड़ता है विद ऑल रियल फोर्सेस। और वो सूडो फोर्स होता कितना है? मास ऑफ द बॉडी अंडर स्टडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। उसको इस तरह शो किया जाता है। तो ये इस क्वेश्चन के आंसर्स हैं। थैंक यू वेरी मच।